नमस्कार प्रिय शिक्षकों। विज्ञान शिक्षण के ऑनलाइन वीडियो मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती 2 के अध्याय जंतुओं में पोषण के लिए प्रभावी शिक्षण रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में निम्नलिखित सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं होंगी, जिसमें शिक्षक चार्ट, चित्र और छोटे वीडियो के माध्यम से विभिन्न जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया को दिखा और समझा सकते हैं। इस पाठ के अध्ययन के बाद अपेक्षा की जा सकती है कि बच्चे मानव शरीर में होने वाली पाचन प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से समझ सकेंगे। वे पाचन की प्रमुख अवस्थाओं को पहचान सकेंगे और उनका संक्षेप में वर्णन कर सकेंगे। शिक्षक यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे केवल नाम ही नहीं, बल्कि प्रक्रिया का क्रम भी समझ सकें। इस पाठ के शिक्षण हेतु सामान्य कक्षोपयोगी शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। फिर अध्यापक पोषण की मूल अवधारणा बताकर पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों से बातचीत करते हुए ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि हम भोजन क्यों करते हैं और भोजन के लिए आवश्यक है। इसके बाद समझाया जा सकता है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव भोजन प्राप्त करते हैं और उसे शरीर में उपयोग करने योग्य रूप में बदलते हैं। बच्चों को ये भी बताया सकता है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे शरीर के सभी कार्य जैसे चलना, खेलना और सोचने की प्रक्रिया चालू होती है। इस प्रकार प्रारंभिक चर्चा के माध्यम से बच्चों को विषय से जोड़ते हुए आगे की पाचन प्रक्रिया को समझाने के लिए तैयार किया जा सकता है। अब शिक्षक बच्चों का ध्यान इस ओर ले जा सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास और सक्रिय रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं, जैसे चलना, पढ़ना, खेलना, कूदना, उनमें शरीर की ऊर्जा खर्च होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। शिक्षक यहाँ ये भी स्पष्ट कर सकते हैं कि भोजन में उपस्थित पोषक अवयव जटिल रूप में होते हैं, जिन्हें शरीर में उपयोग योग्य बनाने के लिए उनका टूटना आवश्यक होता है। यहीं से पाचन की आवश्यकता समझाई जा सकती है। पोषण प्रक्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला है भोजन को ग्रहण करना और दूसरा उसका पाचन करना। इस प्रकार आगे की पाचन प्रक्रिया को समझाने के लिए आधार तैयार किया जा सकता है। अब खाद्य ग्रहण करने की विभिन्न विधियों को बताया जा सकता है, जिसमें पहले कहा जा सकता है कि मनुष्य एवं अन्य विकसित जीव मुख से ही भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ ये भी बताया जा सकता है कि अलग अलग जीवों में मुखांग भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मधुमक्खी और तितली के मुख के आगे एक नली जैसी लंबी संरचना होती है, जिससे वे रस युक्त भोजन चूस सकते हैं। टिड्डों जैसे कीटों के पास पंछे जैसे मुखांग होते हैं, जो चबाकर काटने में मदद करते हैं। सरीसृप जैसे छिपकली के दांत नुकीले और मुड़े हुए होते हैं। ये भोजन को पूरी तरह निगलने में मदद करते हैं। फिर पक्षियों के में दांतों की जगह चोंच होती है और चोंच की आकृति अलग अलग होती है, जैसे बाज या चील के पंजे। ये दाना चुगने, शिकार पकड़ने या खाने के टुकड़े फाड़ने में सहायक होती है। बहुत सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा अपनी पदाभों से भोजन को घेर कर निगलता है और हाइड्रा अपने स्पर्शकों से भोजन को शरीर के अंदर ले जाता है। जंतुओं में भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधियां बताने के बाद अब मानव में पाचन तंत्र की प्रक्रिया समझाई जा सकती है। पहले बताया जा सकता है कि मुख से शुरू हुआ भोजन आहार नाल से होकर गुजरता है। शिक्षक बच्चों से यह कह सकते हैं कि क्या उन्होंने देखा है कि जब हम खाना खाते हैं तो पहले हमारे दांत भोजन को काटते और चबाते हैं, और फिर उन्हें बताया जा सकता है कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं और उनका प्रमुख कार्य इस प्रकार होता है। इस चित्र के माध्यम से दांतों की व्यवस्था और
उनके विभिन्न प्रकार समझाए जा सकते हैं, जिसमें पहले है कृंतक, जो काटने का कार्य करता है। दूसरे हैं रदनक, ये वाले दांत जो फाड़ने का कार्य करते हैं। और तीसरा चौथा है अग्रचर्वणक और चर्वणक, जो पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। इसके बाद ये बताया जा सकता है कि दांत काट कर और चबाकर भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, और उसके बाद लार की ग्रंथियां भोजन में लार मिलाती हैं, जिससे भोजन चिकना हो जाता है। उदाहरण के रूप में शिक्षक बता सकते हैं कि रोटी को अगर लंबे समय तक चबाया जाए तो वह मीठी लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लार में एंजाइम अमाइलेज होता है, जो रोटी के स्टार्च को मीठे माल्टोज में बदल देता है। इसके बाद ये समझाया जा सकता है कि भोजन गले से होते हुए ग्रास नली में पहुंच जाता है, जहां कोई पाचन नहीं होता। फिर भोजन आमाशय में जाता है और आमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म होते हैं। यहाँ जठर रस की सहायता से भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ ये भी बताया जा सकता है कि आमाशय के रस में पेप्सिन होता है, जो प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन होता है, जो दूध को फाड़कर दही जैसा बना देता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ पित्त और अग्नशय के रस मिलकर भोजन के पाचन को पूरा करते हैं। छोटी आंत में बचे हुए भोजन को के पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, जो शरीर को ऊर्जा और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसके बाद अपचित भाग बड़ी आंत में जाता है, जहां जल का अवशोषण होता है और शेष मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार पाचन की पूरी प्रक्रिया यानी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिक्षेपण पूरी हो जाती है। इस चित्र की सहायता से शिक्षक बच्चों को पाचन तंत्र के अंगों का क्रम स्पष्ट रूप से सिखा और समझा सकते हैं। अब इस तालिका के माध्यम से पाचन के अंगों और उनके कार्यों को एक साथ देखा जा सकता है, और इसको पढ़ते हुए बच्चों से संबंधित अंक और उसके कार्य का मिलान करवाने का प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन पर। इस चरण में शिक्षक बच्चों को एक सरल प्रश्न पूछ करके चर्चा का आरंभ कर सकते हैं, जैसे कि क्या उन्होंने गाय या भैंस को घास खाते हुए देखा है, और क्या कभी सोचा है कि वो घास को कैसे चबाते और पचाते होंगे। बच्चों के उत्तर सुनने के बाद उन्हें ये बताया जा सकता है कि घास खाने वाले जंतुओं जैसे गाय और भैंस, इनका पाचन तंत्र मनुष्य से कुछ भिन्न होता है। ये जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और उसे आमाशय के एक विशेष भाग में संग्रहित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रूमेन कहलाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहा जाता है। इसके बाद यह जंतु उस भोजन को छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और फिर से उसे चबाते हैं। ये बार बार चबाने की प्रक्रिया रोमंथन कहलाती है, और ऐसे जंतु रोमंथी कहलाते हैं। बच्चों को यहाँ उदाहरण देकर समझाया जा सकता है कि उन्होंने अक्सर गाय और भैंस को लगातार मुंह चलाते हुए देखा होगा, क्योंकि वो इसी प्रक्रिया का भाग होती है। शिक्षक यहाँ ये भी स्पष्ट कर सकते हैं कि घास में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है, जिसका पाचन सरल नहीं होता। इसलिए इन जंतुओं के पाचन तंत्र में कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, जो इस भोजन को पचाने में सहायता करती हैं। छोटी और बड़ी आंत के बीच एक भाग होता है, जिसे अंधनाल कहा जाता है। यहाँ पर कुछ विशेष जीवाणुओं की सहायता से सेल्यूलोज का पाचन होता है। अध्यापक बच्चों को गाय या भैंस की पेट का चित्र या मॉडल दिखाकर रूमेन और रोमंथन आदि को आसानी से समझा सकते हैं। अब शिक्षक बच्चों का ध्यान सूक्ष्म जीवों की ओर ले जा सकते हैं, और सबसे पहले अमीबा का उदाहरण लिया जा सकता है। बच्चों को समझाया जा सकता है कि अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, जो जल में पाया जाता है और लगातार अपनी आकृति बदलता रहता है। इसकी कोशिकाएं उंगली जैसे बाहर निकली होती हैं, और उन्हें
पादाब कहा जाता है। यही पादाब अमीबा को चलाने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। जब अमीबा को अपने पास भोजन का आभास होता है, तो वह पादाबों के को फैलाकर उस भोजन को चारों ओर से घेर लेता है। भोजन कोशिका के भीतर एक थैली नुमा संरचना में चला जाता है, जिसे खाद्य धानी कहते हैं। अब शिक्षक समझा सकते हैं कि खाद्य धानी में पाचक रस स्त्रावित होते हैं, जो भोजन को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अमीबा की वृद्धि में तथा अन्य क्रियाओं में उसके उपयोग में आता है। जो अपशिष्ट बच जाता है वह बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार अमीबा में पाचन कोशिका के भीतर ही हो जाता है। इसके बाद शिक्षक हाइड्रा का उदाहरण दे सकते हैं। विद्यार्थियों को बताया जा सकता है कि हाइड्रा एक जलीय जीव है, जिसके मुख के चारों ओर स्पर्शक होते हैं। यह अपने स्पर्शकों की सहायता से भोजन को पकड़कर मुख में ले जाता है। हाइड्रा में विकसित पाचन अंग तो नहीं होते, बल्कि कुछ विशेष कोशिकाएं मिलकर भोजन का पाचन करती हैं। यहाँ ये समझाया जा सकता है कि हाइड्रा में भी भोजन अंदर जाने के बाद कोशिकाओं द्वारा पाचक रसों की सहायता से सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है और फिर उनका अवशोषण होता है। अंत में शिक्षक बच्चों को इस निष्कर्ष तक ले आ सकते हैं कि चाहे जीव बड़ा हो या सूक्ष्म हो, सभी जीवों में भोजन ग्रहण करने का और उसे पचाकर ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस प्रकार अमीबा और हाइड्रा के उदाहरण से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि सभी जीवों में पोषण की मूल प्रक्रिया सामान्य उद्देश्य पूरा करती है, यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। फिर इस चित्र की सहायता से शिक्षक यह पुनः स्पष्ट कर सकते हैं कि छोटे से छोटे जीव में भी भोजन ग्रहण और पाचन की प्रक्रिया होती है, भले ही उसके पाचन अंग उतने विकसित ना हो। अब अध्याय के अंत में शिक्षक कक्षा में कुछ अभ्यास प्रश्न दे सकते हैं या बच्चों के बीच चर्चा करा सकते हैं। इन प्रश्नों के जरिए अवधारणाओं को और भी मजबूत किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक में भी इसी अध्याय के अंतर्गत दिए गए प्रश्न हैं, जिनका समाधान बच्चे गृह कार्य के रूप में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।